Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। This CPC series is designed to help all judiciary and non judiciary legal aspirants. I will be covering all the sections along with orders under Schedule 1, relevant case laws, and practical tips to remember the CPC effectively. This is my initiative to make the Civil Procedure Code 1908 simple and easy to understand. I hope you will not only enjoy this series but also learn both the theoretical and practical aspects of the CPC. I request you to keep the bare act of the CPC with you throughout the series. For any queries, feel free to ask in the comment section and I will do my best to answer. Lastly, please subscribe, like, and share this series with your legal friends. I apologize for any mistakes that may appear in this series. अब हम स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट से। सेक्शन नंबर 3 सीपीसी। ठीक है, तो अब ये बताता है कि कौन किसके अधीनस्थ होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अधीनस्थ होगा? हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा, यानी कि हाई कोर्ट के नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होगा हर वो सिविल कोर्ट जो कि ग्रेड इन्फीरियर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जिसकी, वो। और फिर सिविल कोर्ट के नीचे होगा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। और ये जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है होलसम, ये तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट है ही। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 बात करता है सेविंग्स, जिसमें लिखा गया है सब सेक्शन 1 ये बात कर रहा है इसका कि कोई भी अगर स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी इस कोड के अंदर अगर नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अफेक्ट करेगा किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ को जो कि फोर्स में है, या फिर एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन को भी ये अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर पावर जो कि कन्फर्ड है, या फिर कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर जो कि प्रिस्क्राइब है उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सब सेक्शन 2 इसका ये बताता है कि इस कोड में अगर नहीं दिया गया है तो ये कोड अफेक्ट नहीं करेगा, अगर दिया भी गया तो भी ये कोड अफेक्ट नहीं करेगा कोई भी रेमेडी जो कि एक लैंड होल्डर को या लैंडलॉर्ड को प्रोवाइडेड है किसी और लॉ के अंडर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ताकि वो रिकवरी कर ले रेंट अपनी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड से रिकवर कर ले अपना रेंट फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड। ठीक है, तो उसे यहाँ पर रोका नहीं जाएगा, उसे यहाँ पर लिमिट नहीं किया जाएगा, बेसिकली ये बोलता है। उसके बाद सेक्शन 5 बताता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सब सेक्शन 1 ये बात करता है कि जहाँ पर कोई स्पेशल इनेक्टमेंट जो है वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोलता है, तब ये कोड जो है वो रेवेन्यू कोड को क्या है गवर्न कर सकता है। इस कोड के जो प्रोविजन है वो रेवेन्यू कोड को गवर्न कर सकते हैं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेटिंग में डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि कोई भी पोर्शन ऑफ प्रोविजन जो कि इस कोड के अंदर एक्सप्रेसली एप्लीकेबल नहीं है वो अप्लाई नहीं होंगे उन कोड्स पर, या फिर अप्लाई होंगे भी तो भी मॉडिफिकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसके बाद। सबसेक्शन 1 वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 2 में रेवेन्यू कोड का ये बताया हुआ है कि रेवेन्यू कोड किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सूट। ठीक है, कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन है किसी भी लोकल लॉ के अंदर जो कि एंटरटेन कर सकता है सूट को यहाँ पर, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग को रिलेटिंग टू रेंट, रेवेन्यू or profits of land used for agricultural purposes but does not include a civil court। यहाँ पर रेवेन्यू कोड सिविल कोर्ट को इंक्लूड नहीं करता, मतलब जो सिविल कोर्ट है वो रेवेन्यू कोर्ट नहीं होगा जिसका जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इस कोर्ट के अंदर। और ये सिविल कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा ऐसे सूट और प्रोसीडिंग को जो कि रेवेन्यू कोर्ट के मामले हैं उसको एज अ सिविल नेचर में कन्वर्ट करके, मतलब एज अ सिविल नेचर बता के यहाँ पे ट्राई नहीं किए जाएंगे। और सिविल मामले अलग होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट के मामले अलग होते हैं।
उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 6, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। A court shall have jurisdiction only on such suits the amount or value of the subject matter of which does not exceeds the limits of its pecuniary jurisdiction। तो pecuniary jurisdiction जो है, pecuniary limits जो है, अमाउंट वैल्यू वगैरह है जो सब्जेक्ट मैटर का, उससे बाहर जाकर कोर्ट जो है अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इट इज कॉल्ड pecuniary jurisdiction ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट जो है वो सूट को, मामलों को पिक्यूनरी लिमिट से बाहर जाकर अगर कोई डिक्री वगैरह पारित करता है तो ऐसी डिक्री जो है वो शैल बी डीम टू बी वॉइड होगी, यानी कि वॉइड डिक्री मानी जाएगी। द हाई कोर्ट डिटरमाइंस द मॉनेटरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट सिचुएटेड इन इट्स jurisdiction and the courts whose pecuniary jurisdiction has been determined to same extent cases can be tried। तो हाई कोर्ट यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि मॉनेटरी लिमिट वगैरह कितनी होगी, और मॉनेटरी लिमिट पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के मामले में कोर्ट की होती है, पहला जो सिविल जज का कोर्ट है जूनियर डिवीजन का उसकी 2 लाख तक की होती है, और जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का होता है उसका 2 से 5 लाख होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका बियॉन्ड या फिर केसेस अबव 5 लाख वो ट्राई कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 और 8 इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही पढ़ने हैं अपने को। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, सूट्स इन जनरल। पहली बात है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा हम पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 में ऐसे। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 9 जो कि बात करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। तो जो सिविल कोर्ट है सिविल मामलों को ट्राई करेगा जिसका जुरिस्डिक्शन लगता है एक सिविल नेचर के मामले हैं, सूट हैं, तो वो सिविल कोर्ट जो है वो ट्राई करेगा अनटिल एंड अनलेस वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हैं ट्राई करने से। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन ये है कि जो सूट्स हैं वो सिविल नेचर के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कॉग्निजेंस है ऐसे सूट के अंदर शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड। इस सेक्शन के लिए जो कॉग्निजेंस है वो बार्ड नहीं होना चाहिए ट्राई करने के लिए। यहाँ पर बार बार मैंने सिविल नेचर वर्ड जो है यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या होता है? सिविल नेचर रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ अ सिविल राइट एंड एनफोर्समेंट देयर ऑफ। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 समझाता है कि ऐसा सूट है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू एन ऑफिस के लिए कंटेस्ट किया गया है एंड इट इज़ अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, भले ही ऐसे जो अधिकार हैं, ऐसे जो राइट्स हैं वो पूर्णतः पूरी रूप से पूरी तरीके से धार्मिक ये रिलीजियस राइट्स या फिर सेरेमनीज पर बेस्ड हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाद फिर भी लाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये बात करता है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्सप्लेनेशन 2 बट फिर भी बता देती हूँ कि ये मटेरियल होगा कि वेदर और नॉट कि कोई फीस उस पर ऑफिस पर अटैच है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये भी मटेरियल होगा कि वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस। तो हमने समझने में कमी कर दी। कहाँ पे कमी कर दी? हमने कमी यहाँ कर दी कि हमने सिविल नेचर तो पढ़ा लेकिन सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं समझे कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है। सिविल सूट्स तो हैं बट क्या इंक्लूडेड है सूट ऑफ सिविल नेचर में और कौन से सूट हैं जो कि सिविल नेचर के नहीं हैं। तो पढ़ते हैं हम कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है। तो सूट रिलेटेड टू पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, फिशरी राइट्स हो गया, या रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस सिंबल ऑफ द टेम्पल हो गया, या फिर सूट रिलेटेड टू डैमेजेस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर सूट रिलेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या सूट रिलेटेड टू डिक्लेरेटरी डिक्री हो गया, या सूट रिलेटेड टू अडल्ट सफरेज हो गया, या फिर सूट रिलेटिंग टू दी राइट टू यूज नेशनल हाईवे हो गया, या फिर सूट हो गया जो कि मैटर रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप के रिगार्डिंग है, वो भी एक सिविल सूट होता है। सूट रिलेटिंग टू द रिलीजियस या अदर प्रोसेशन, कोई यहाँ पे रैली वगैरह निकालने के रिगार्डिंग कोई सूट है वो यहाँ पे हो गया, या फिर सूट रिलेटिंग टू दी राइट टू बरी द डेड पर्सन, वो हो गया। अ सूट रिलेटिंग टू द राइट ऑफ अ पर्सन इलेक्टेड
एज एन ऑफिस बियरर, ठीक है, या फिर डाइवोर्स रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो है ऑर्डर 20 रूल 32 में हम पढ़ेंगे, वो हो गए सूट्स, ठीक है। सूट फॉर अकाउंट्स हो गए, या फिर सूट फॉर फ्री अटैच टू ऑफिस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए। सूट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप हो गए, रिलेटेड टू करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर सूट्स फॉर डिक्लेरेटरी एक्शंस, इलेक्शंस इनवैलिड, ठीक है, या फिर सूट्स इंस्टीट्यूटेड फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ डिफेक्टिव डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ठीक है, किसी को सर्विस से हटा दिया गया डिफेक्टिव रीजन की वजह से, या उसके लिए कंपनसेशन का कोई सूट है। इस तरीके जो ये सूट हैं, ये सारे जो सूट हैं वो क्या हैं, सिविल नेचर के वाद हैं, ठीक है, सिविल नेचर के वाद हैं और सिविल कोर्ट में ये दायर किए जा सकते हैं। लेकिन जो सूट हैं जो सिविल नेचर के नहीं हैं, वो मैं बता देती हूँ, स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि सूट्स रिलेटिंग टू द कास्ट डिस्प्यूट, ठीक है, कास्ट का कोई मैटर है, कास्ट डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, कोई सोशल डिस्प्यूट है, या फिर सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू प्रिवेसी है, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड कोई सूट है, ठीक है, वॉलेंट्री पेमेंट से कोई सूट है, या फिर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, या मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड, या रिलीजियस रिचुअल्स या रिलीजियस एक्ट से रिलेटेड कोई सूट लाया गया है, ठीक है, या फिर कोई सूट है डिग्निटी जो कि अटैच है टू एन ऑफिस से रिलेटेड कोई सूट है, या फिर कोई सूट जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी लाया गया है, या फिर कोई रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स भी अगर हैं, तो कि हमने अभी पढ़ाई है रेवेन्यू कोर्ट डील करता है उससे, तो ये जो सारे सूट्स हैं वो वाद हैं ऐसे जो कि सिविल नेचर के वाद नहीं हैं और सिविल कोर्ट में ये दायर नहीं किए जा सकते हैं। तो एवरी सिविल कोर्ट हैज द इनहेरेंट jurisdiction to decide its own jurisdiction। तो सब सिविल कोर्ट के पास जो है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, खुद का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए यहाँ पर इनहेरेंट जो पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो कोर्ट के पास होती है। यहाँ पर एक नोट मैं बताना चाहूँगी कि एक केस है, केस से रिलेटेड एक नोट है कि द सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द स्क्रीनिंग ऑफ जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ एक मूवी आई थी, ये हमने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा कि जय संतोषी माँ एक मूवी थी, तो उसकी स्क्रीनिंग के दौरान जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, इस ग्राउंड पर इंस्टीट्यूट किया गया था कि वो हर्ट करती थी रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये जो वाद है ये सिविल नेचर का है ही नहीं, तो सिविल सूट की तरह दायर नहीं हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 10 पर, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। रेस सब जुडाइस, ठीक है, स्टे ऑफ सूट, ठीक है। तो 10, 11, 12 गार्ड बांध के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 10 बात करता है रेस सब जुडाइस। तो पहला मीनिंग समझ लेते हैं कि रेस सब जुडाइस का जो है ये क्या मतलब है। रेस सब जुडाइस का मतलब होता है स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 ये क्लियर करता है कि कोई कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा ऐसे ट्रायल ऑफ ऐसे सूट के अंदर जहां पर मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू है, किसके अंदर, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट के अंदर, ठीक है, और बिटवीन द सेम पार्टीज भी है, तो सेम पार्टी के मध्य भी है। एंड यहाँ पर कोर्ट जो है जिसके सामने ये प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट मतलब जो जहाँ पर पेंडिंग है, जिस कोर्ट के सामने ये पेंडिंग है, वो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है ग्रांट करने के लिए रिलीफ। और ये जो रूल अप्लाई होता है वो ट्रायल पर अप्लाई होता है सूट के, ना कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होता है, ट्रायल पर अप्लाई होता है। और ना ही ये कोर्ट को परक्लूड करता है कि वो पास कर सके इंटरिम ऑर्डर, देयरफॉर इंटरिम ऑर्डर कैन बी पास्ड। फॉर एग्जांपल ग्रांट ऑफ इंजंक्शन हो गया या स्टे हो गया, कोई अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो गया एक्सेट्रा, मतलब ये सारे इंटरिम ऑर्डर जो हैं पास किए जा सकते हैं, यहाँ पर कोर्ट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर ये स्टे ऑफ सूट जो है सेक्शन नंबर 10 वो अप्लाई होता है अपील्स पर एंड रिविजन्स पर।
तो सेक्शन नंबर 10 का बेसिक ऑब्जेक्टिव हम समझ लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रिवेंट करना कोर्ट को कि कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन साइमल्टेनियसली दो कोर्ट जो है वो एंटरटेन ना करें, एंड जो एडजुडिकेट कर रहा है अदर कोर्ट, दोनों पैरेलल जो लिटिगेशन चल रही है सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम रिलीफ पर, जो ये बातें चल रही हैं दो कोर्ट के अंदर, ये ना हो साइमल्टेनियसली, ये इस चीज़ को प्रिवेंट करना ही सेक्शन नंबर 10 का जो है ऑब्जेक्टिव है। और पॉलिसी ऑफ द लॉ भी तो यही कहती है ना कि जो प्लेंटिफ है उसको एक ही लिटिगेशन करवाना है हमें, ताकि बाद में जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट्स हैं, दो कोर्ट के अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट्स हैं, उससे बचा जा सके, इसीलिए ये सेक्शन नंबर 10 लाया गया है। बेसिक कीवर्ड्स में समझा जाए तो इस सेक्शन नंबर 10 में ये लिखा गया है कि द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, डायरेक्टली एंड और नहीं है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, सेम रिलीफ है। और अगर यहाँ पर डिफरेंट होता ये सब, ठीक है, अगर यही चीजें अगर डिफरेंट होती तो ये सेक्शन नंबर 10 अप्लाई ही नहीं होता। बेसिकली जो इंटेंशन है इस सेक्शन का वो ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस को अवॉइड करना है। तो जो सेक्शन 10 है वो ओनली सूट्स को अप्लाई होता है, ना कि कोई प्रोसीडिंग्स को। तो इसीलिए एप्लीकेशन फॉर परमिशन तो करी जा सकती है, जैसे कि सूट फाइल किए जा सकते हैं, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद लाए जा सकते हैं, इंडिजेंट पर्सन, या फिर क्लेम किया जा सकता है फॉर इंटरिम मेंटेनेंस, या फिर कोई प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर लॉ, लेबर कोर्ट चलाई जा सकती है, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की सामने कोई प्रोसीडिंग वगैरह चलाई जा सकती है साइमल्टेनियसली। वो स्टे नहीं किया जाएगा, उसको उस पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये ओनली अप्लाई होता है सूट्स पर, प्रोसीडिंग्स पर नहीं अप्लाई होता है। और इसको बेसिकली चेक कैसे करेंगे कि सेक्शन 10 के अंदर स्टे लगाया जाना चाहिए कि नहीं, तो इसको चेक ऐसे किया जाता है कि देखा जाता है कि वेदर द डिसीजन इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, अगर रेस जुडिकेटा की तरह ये ऑपरेट करेगा सब्सिक्वेंट सूट में, ठीक है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट का जो डिसीजन है वो एज अ रेस जुडिकेटा अगर सब्सिक्वेंट सूट के अंदर ऑपरेट करेगा, तो अगर इसका आंसर अफर्मेटिव है यानी कि यस है, तो सब्सिक्वेंटली जो सूट है वो स्टे कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। सेक्शन 10 के जो प्रोविजंस है वो क्लियर है, डेफिनेट है एंड मैंडेटरी भी है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सेक्शन 10 की यहाँ पे कंडीशंस, ये जो पर्टिकुलर सूट है उसमें फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये ड्यूटी बन जाती है कोर्ट की टू स्टे द प्रोसीडिंग्स, और यहाँ पे कोई डिस्क्रिशन कोर्ट के हाथ में नहीं है। और अगर यहाँ सेटिस्फाई है कोर्ट तो चाहे तो सुओ मोटो भी एक्शन ले सकता है, स्टे कर सकता है सेकंड सूट को। और ये जो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन है वो सूट की किसी भी स्टेज पर लगाई जा सकती है। और अगर यही सूट दो अलग अलग इंडियन कोर्ट में पेंडिंग है तो यहाँ पर स्टे लगाया जा सकता है, लेकिन अगर यही सूट एक इंडियन कोर्ट और एक फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो यहाँ पर कोई बार नहीं होगा। यहाँ पर इंडियन कोर्ट के पास पावर है ट्राई करने की, सब्सिक्वेंटली जो इंस्टीट्यूट करा गया है सूट इंडियन कोर्ट के अंदर वो ट्राई कर सकता है। जहाँ पर सेक्शन 10 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट नहीं करता है एक सूट को, वहाँ पर अंडर सेक्शन 151 सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो स्टे लगा सकता है ऐसे सूट पर भी जिसे सेक्शन 10 से स्टे ऑफ सूट में बार नहीं किया गया है, ठीक है, टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। और इसका इफेक्ट क्या होता है सेक्शन 10 का कि डिक्री पास्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 इज नॉट अ नलिटी, वो नलिटी नहीं होती है, एंड देयरफॉर कांट बी डिसरिगार्डेड, इसे डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता इन दी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। और अगर यहाँ पर पार्टीज खुद ही अपना राइट वेव कर देती हैं यानी कि त्याग देती हैं अपना राइट, एंड एक्सप्रेसली कोर्ट से बोलती हैं टू प्रोसीड विद द सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है, अगर ये जो अभी का सूट है इसके साथ प्रोसीड किया जाए, कोर्ट को ऐसा बोलती हैं, और जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड उनका सूट था उसके साथ नहीं, उसको मतलब एक तरीके से हटा दिया जाए, तो जो ये
यहाँ पर जो पार्टीज ने किया है, तो ये बाद में जो है आफ्टरवर्ड्स ये चैलेंज नहीं कर सकती हैं वैलिडिटी ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। जो यहाँ पर सब्सिक्वेंट सूट में प्रोसीडिंग हुई है उसकी वैलिडिटी को आफ्टरवर्ड चैलेंज नहीं किया जा सकता है बाय द पार्टीज। An order of a stay of suit does not take away the power of the court from passing the interim order, यानी कि पास करा जा सकता है interim order ऐसे जहाँ पर सूट स्टे ऑफ सूट जो किया गया है उसका ऑर्डर पास किया गया है, यहाँ पर इंटरीम ऑर्डर भी पास किया जा सकता है बाय द कोर्ट। बेसिकली इंटरीम ऑर्डर जैसे कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है, जजमेंट आने से पहले अटैच किया जा सकता है प्रॉपर्टी वगैरह को। दूसरी चीज़ टेम्परेरी इंजंक्शन पास किया जा सकता है, SRA में हम पढ़ेंगे। तीसरा ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कर सकते हैं। चौथा अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट करा जा सकता है या फिर रिटर्न स्टेटमेंट प्लीडिंग्स वगैरह के अमेंडमेंट वगैरह करे जा सकते हैं। स्टे ऑफ सूट की जो एप्लीकेशन है अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देता है तो इस ऑर्डर की अपील नहीं करी जा सकती, लेकिन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन लगाई जा सकती है अगेंस्ट द स्टे ऑर्डर अंडर सेक्शन 10। अब हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं सेक्शन नंबर 10 के। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं सेक्शन 10 की, ठीक है। नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, दोनों इंपॉर्टेंट है, इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they or any of them claiming litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। Explanation ये बताता है कि the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये बात करता है रेस जुडिकाटा की, यानी कि अ मैटर एडजर्ज्ड, ठीक है। रेस जुडिकाटा है जो लैटिन टर्म है। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और डिस्प्यूट। जुडिकाटा का मतलब होता है एडजर्ज या डिसाइडेड या फिर एडजुडिकेटेड। रेस जुडिकाटा का पूरा मतलब होता है अ मैटर एडजर्ज्ड और अ डिस्प्यूट डिसाइडेड, तो एक डिस्प्यूट जो कि डिसाइड हो चुका है। ये बेसिकली बेस्ड है एक लीगल मैगजीन पर, लेटिन लीगल मैगजीन पर, जो है एक्स कैप्शियो रेस जुडिकाटा, जिसका मतलब होता है वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट। तो एक सिंगल डिस्प्यूट के लिए एक सिंगल डिसीजन इनफ होता है। तो इसे एक पुराना और बेसिक केस से हम समझते हैं जो कि था सत्यधम घोषाल वर्सेस दियोर्जिन देवी का केस, जिसमें कोर्ट ने डिसाइड किया था वेदर ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर अगर डिसाइड हो चुका है दो पार्टीज के बीच में, एक सूट के अंदर अगर डिसाइड हो चुका है और डिसीजन जो है वो फाइनल है। अब डिसीजन फाइनल कैसे है, हमने देखा है कि डिसीजन फाइनल कैसे पता लगाएंगे, तो या तो उनकी जो है अपील अभी हायर कोर्ट में नहीं करी गई थी, ठीक है, जो डिसीजन पास किया गया है उसकी अपील हायर कोर्ट में नहीं करी गई, या फिर डिसमिस कर दी गई अपील, ठीक है, या फिर अपील लाई ही नहीं करती थी। तो इससे पता चल गया है कि डिसीजन जो है फाइनल है। तो नीदर पार्टी विल बी अलाउड इन अ फ्यूचर सूट बिटवीन सेम पार्टीज टू कैनवास द मैटर अगेन। वो अब नहीं ला सकते हैं यही चीज वापस से। तो बेसिकली ये जो रेस जुडिकाटा है वो 3 लीगल मैगजीन पर बेस्ड है, ठीक है, जो नॉन नेगोशिएबल है किसी भी सिस्टम ऑफ लॉ में, सिविलाइज सिस्टम ऑफ लॉ में नॉन नेगोशिएबल है। फर्स्ट इज नेबो डेबिट बिस वैक्सरी प्रो उना इट एडम कोसा। ज़रूरी नहीं है मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट आपको ये याद रखना है कि नेमो डेबिट बिस वैक्सरी प्रो उना इट एडम कोसा, इसका मतलब होता है कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस, यानी कि कोई भी पर्सन को 2 बार या मतलब वापस से दोबारा से परेशान नहीं किया जाएगा फॉर द सेम कॉज। नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। दूसरा जो मैगजीन है वो है इंटरेस्ट रिपब्लिके यूटी सिट
finis litem. It is in the interest of state that there should be an end to a litigation. ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि एक लिटिगेशन को एंड होना ही पड़ेगा. एक एंड तो होगा ना लिटिगेशन का, कि लिटिगेशन चलता ही रहे, कभी खत्म ना हो. ऐसा थोड़ी हो सकता है. अगर ऐसा होगा तो फिर तो पेंडेंसी वैसे ही इतनी सारी है, तो कभी केस सॉल्व हो ही नहीं पाएगा. तो उसको एंड करने के लिए एंड फॉर द एंड ऑफ जस्टिस ये किया जाता है. ठीक है, बेसिकली उस पर बेस्ड ये मैगजीम है. देन थर्ड मैगजीम इज रेस जुडिकाटा प्रो वेरिशेट ऑक्यूपिटर. रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर का मतलब ये होता है कि अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट. तो जुडिशियल डिसीजन अगर दे दिया गया है बाय द कोर्ट और वो फाइनल है तो उसको एज करेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है. ऐसे डिसीजन की बात कर रहे हैं जो कि फाइनली डिसाइड कर दिया गया है बाय द कोर्ट. तो बेसिकली जो रेस जुडिकाटा है वो बेस्ड है पब्लिक पॉलिसी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट पर. ठीक है, ये अप्लाई होता है सिविल सूट पर, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर, आर्बिट्रेशन पर, टैक्सेशन मैटर्स पर, इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन पर, रिट पिटिशंस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पर, इंट्रीम ऑर्डर्स पर एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा. मतलब और भी हैं, उन पर सब पर अप्लाई होता है. ये जो डॉक्ट्रिन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है इन द नेचर. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अपने आप में पूर्ण, और यहाँ पर ये जो डॉक्ट्रीन है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है. इसका मतलब ये है कि इट लीव्स अ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरप्रिटेशन बाद में इंटरप्रिटेशन करी जा सकती है इन दिस. और इसका एक फेमस केस है दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. 1961 का ये केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा कि जो ये रूल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होता है पिटीशन पर भी. जहां पर पिटीशन फाइल करी गई है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड पिटीशन फाइल करी गई है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाई कोर्ट, और डिसमिस कर दी गई है हाई कोर्ट के अंदर वही पिटीशन. तो वही सेम पिटीशन फिर वापस से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंटरटेन नहीं करी जाएगी, एंड दैट विल बी बार बाय रेस जुडिकेटा. तो अब हम समझते हैं कि रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडाइज जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ा, सेक्शन 10 और बेसिकली सेक्शन 11 में क्या डिफरेंस है. तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो यही है कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है उन मैटर्स पर जिसका एडजुडिकेशन हो चुका है, यानी कि डिसीजन जिसका फाइनल हो चुका है उस पर अप्लाई होता है. वेयर एज सब्जुडाइज जो है सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई होता है मैटर्स पर जिनकी अभी ट्रायल क्या है, पेंडिंग है. रेस जुडिकेटा bars the trial of suit or an issue which has been decided in a former suit, whereas res subjudice bars trial of a suit which is a pending decision in a previously instituted suit. तो ये तो था इनका बेसिक डिफरेंस. अब समझते हैं रेस जुडिकाटा एंड लिस पेंडेंस क्या है. ठीक है, तो लिस पेंडेंस वैसे है सेक्शन नंबर 52 टीपीए में 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है. ठीक है, तो लिस पेंडेंस का अगर मैगजीम ही समझाऊं तो ये होता है कि एन एलिनी पेंडेंटे लिटे, एन एलिनी पेंडेंटे लिटे, यानी कि अभी क्या है ना, आउटकम नहीं आया है लिटिगेशन का. ठीक है, तो लिटिगेशन का आउटकम आना अभी बाकी है. दैट मीन्स कि फाइनल डिसीजन नहीं आया है. वेयर एज रेस जुडिकाटा हमने समझ लिया है कि यहाँ पर एडजुडिकेशन हो चुका है. तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड लिस पेंडेंस, तो जिसका भी डिसीजन सबसे पहले आता है दैट विल प्रिवेल ओवर द अदर एंड हेंस विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा. अब इसे थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए हम समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से. देखो, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर डिक्लेरेशन की जो ए है वो ओनर है सूट प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो एक सूट तो इधर फाइल हो गया, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि बी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी सी को. ठीक है, अब दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है. इधर तो चल रहा है एक सूट, और दूसरा उधर उसने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी है सी को. तो अगर मान लो
कि डिक्री के अंदर जो पहली वाली जो सूट फाइल किया है ना कि ए ने बी के अगेंस्ट जो सूट फाइल किया है, उसके अंदर अगर ये डिक्री आ जाती है कि ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन जो ये सी है, जो सब्सिक्वेंट दूसरे सूट में यहाँ पर जो सी है, वो फिर क्लेम नहीं कर सकता है ओवर ए, कि वो एंटाइटल नहीं हो सकता है फिर, चाहे बी ने ट्रांसफर कर दिया हो, क्योंकि वो तो एक तरीके से वॉइड ट्रांसफर हो गया ना, कोई मतलब नहीं रहा उस ट्रांसफर का। और अदर सिनेरियो ये हो सकता है कि जो ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया है वो कोर्ट डिसाइड करे उससे पहले सी बी के अगेंस्ट रिगार्डिंग द सेम प्रॉपर्टी सूट फाइल कर देता है, और जो डिक्री है वो बी के फेवर में पास हो जाती है। किससे पहले कि ए का सूट डिसाइड हुआ है ना, ए ने जो फाइल किया था बी के ऊपर, उससे पहले सी ने बी के ऊपर जो किया है उसमें बी के फेवर में डिक्री पास हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो डिक्री है जो बी के फेवर में पास हुई है वो ऑपरेट करेगी एज अ रेस जुडिकाटा अगेंस्ट ए, यानी कि जो ए और बी का जो मामला चल रहा है उसमें अब जो ए है वो बार बाय रेस जुडिकाटा हो जाएगा, और इससे कोई मतलब नहीं होगा कि ये ऑलरेडी जो ए और बी का जो सूट है वो ऑलरेडी लेस पेंडेंस में चल रहा था, यानी कि पेंडिंग सूट था। और अब जो है ट्रांसफर, वो सी को, जो बी ट्रांसफर करना चाहता है सी को प्रॉपर्टी, वो ये कर सकता है और ये वैलिड ट्रांसफर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ऑफ ए अगेंस्ट बी, इसके दौरान वो ये काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बी एंटाइटल हो गया है, अब ओनरशिप उसके पास, ये चीज कोर्ट ने प्रूव कर दी है, अब ये चाहे तो किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं विड्रॉल ऑफ सूट के मामले में। तो जहां पर प्लेंटिफ ने विड्रॉ कर लिया है सूट का बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना लीव ऑफ द कोर्ट के, तो यहाँ पर वो परक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फ्रेश सूट इन सेम कॉज ऑफ एक्शन, और फिर बार हो जाएगा बाय द रेस जुडिकाटा। तीसरी चीज अब समझते हैं कि रेस जुडिकाटा एंड स्टॉपल के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या काम होता है। तो एक तरीके से सेम ही होता है कि रेस जुडिकाटा जो होता है वो स्टॉपल बाय वर्डिक्ट होता है, ठीक है, कोर्ट का स्टॉपल बाय वर्डिक्ट होता है, ठीक है, कोर्ट का स्टॉपल बाय जजमेंट होता है रेस जुडिकाटा। वेयर एज स्टॉपल जो होता है वो एक पार्टी का दूसरी पार्टी को किया जाने वाला स्टॉपल होता है। स्टॉपल विच इज गिवन अंडर सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में समझाया गया है, इफ यू मेड अ पर्सन बिलीव दैट ट्रूथ, देन टू डिनाई दैट ट्रूथ ऑफ दैट थिंग इज बार्ड। ठीक है, आपने एक पर्सन को तो पहले विश्वास दिला दिया उस चीज पे ट्रुथ, और फिर बाद में आप उस चीज को खुद ही डिनाई कर रहे हो, तो आप बार्ड हो ऐसा डिनायल करने से, दैट इज स्टॉपल। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्टॉपल की एक सब ब्रांच ही होती है रेस जुडिकाटा। अगर दोनों में डिफरेंस समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि रेस जुडिकाटा जो होता है वो रिजल्ट होता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट का, वेयर एज स्टॉपल रिजल्ट होता है पार्टीज के एक्शन का। सेकेंडली जो है रेस जुडिकाटा वो पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होता है, वेयर एज स्टॉपल प्रोसीड्स अपॉन डॉक्ट्रीन ऑफ इक्विटी। रेस जुडिकाटा का बेसिक मतलब होता है प्रिवेंट करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स, बट स्टॉपल का मतलब होता है टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस। एंड लास्ट जो रेस जुडिकाटा और स्टॉपल का डिफरेंस मैं बताऊंगी वो ये है कि रेस जुडिकाटा प्रोहिबिट्स अ मैन अवेयरिंग सेम थिंग ट्वाइस इन सक्सेसिव लिटिगेशन, वेयर एज स्टॉपल प्रोहिबिट्स हिम फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड अपोजिट एट अनदर। ये होता है इनका डिफरेंस। और इवन ये चीज तो हम सीआरपीसी में भी देखते हैं। सेक्शन 300 जो है सीआरपीसी का वो बताता है कि जो पर्सन एक बार जिसे कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने ऑफेंस का पनिशमेंट दे दिया है, यानी कि कन्विक्ट कर दिया है या फिर एक्विटल दे दिया है, तो वो पर्सन वापस से उसे ट्राई नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए, तो वो बार्ड बाय रेस जुडिकेटा ही होता है।
लास्टली हम समझ लेते हैं रेस जुडिकाटा और स्टेयर डिसाइज का क्या डिफरेंस होता है। पहली बात, रेस जुडिकाटा समझ में हमें अच्छे से आ चुका है कि इसका मतलब होता है कि अ केस ऑलरेडी डिसाइडेड, वेयर एज इफ स्टेयर डिसाइज का मतलब होता है टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस और नॉट टू डिस्टर्ब सेटल्ड लॉ। और दोनों में अगर सिमिलैरिटी देखी जाए तो ये होती है कि दोनों ही जो डॉक्ट्रिन है वो रिजल्ट होती है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन का एंड बेस्ड होती है पब्लिक पॉलिसी पर। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस ये होता है कि रेस जुडिकाटा तो बात करता है कि सब्सिक्वेंट लिटिगेशन बिटवीन द सेम पार्टीज के बारे में, whereas stay decisis applies to same principle of law to all parties। और जो रेस जुडिकाटा होता है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब हम डिस्कस करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। पहला प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द नीड टू गिव फाइनलिटी टू जुडिशियल डिसीजंस। दूसरा है कि व्हेन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट gives a decision on a subject matter on the basis of merit, then such a decision will be considered conclusive. And the same subject matter, same relief, same fact shall not be allowed to be raised again in any other suit after an executable decision has been reached, either between same parties or between their heirs, that means legal heirs. थर्ड थिंग इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 आर मैंडेटरी इन नेचर, जो कि मैंने बता दिया है। सो देर इज टू टाइप्स ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है, जो हम आगे एक्सप्लेनेशन में डील भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन 3 एंड 4 में। तो पहला टाइप होता है डायरेक्ट रेस जुडिकाटा, दूसरा टाइप होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो अब हम लास्टली ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी हैं रेस जुडिकाटा होने के लिए। तो पहली बात तो हैविंग टू क्लेम्स, पहला जो कि फॉर्मर हो एंड द लेटर क्लेम हो, ठीक है। दूसरा, इन बोथ द केसेस सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। तीसरा, द पार्टीज टू बोथ द सूट आर सेम, ठीक है, पार्टी सेम होनी चाहिए। चौथा, कि इन बोथ द सूट्स इट इज नेसेसरी फॉर द पार्टीज टू क्लेम अंडर द सेम टाइटल, सेम टाइटल में क्लेम होना चाहिए। फिफ्थ थिंग इज बोथ द कोर्ट्स आर कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट, कॉम्पिटेंट कोर्ट होने चाहिए ट्राई करने के लिए दोनों ही केसेस में। सिक्स्थ ये हो सकता है कि फाइनल डिसीजन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट बाय प्रीवियस कोर्ट, दैट मीन अ फाइनल डिसीजन जो है प्रीवियस कोर्ट ने दे चुका है, प्रीवियस कोर्ट यहाँ पे। तो अब बारी आती है हमारी सेक्शन 11 को बेयर एक्ट की रीडिंग करने की, तो वो करते हैं। नो कोर्ट shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a competent court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 1, जो कि बताता है द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट shall denote a suit which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto। तो ये फॉर्मर सूट जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड सूट है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि ये जो सूट है वो पहले इंस्टीट्यूट किया गया था, ये जो अभी लेटर ऑन जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है उससे पहले सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, या फिर जो लेटर ऑन अभी सूट इंस्टीट्यूट करा गया है उसके साइमल्टेनियसली एक सब्सिक्वेंट सूट और इंस्टीट्यूट कर दिया है, तो कोई मतलब नहीं है, वो फिर भी फॉर्मर सूट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है, राइट ऑफ अपील की बात करता है। तो जो कोर्ट की कॉम्पिटेंस है इस सेक्शन के अंदर वो डिटरमाइन करी जाएगी by the decision of such court without regard to any provision regarding the right of appeal। तो बेसिकली इससे मतलब नहीं है कि राइट ऑफ अपील है या नहीं, मतलब इससे है कि डिसीजन डिटरमाइन कर दिया गया है, डिसीजन दे दिया गया है या नहीं।
एक्सप्लेनेशन 3 क्लियर करता है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट का क्या मतलब है। तो डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली विदाउट इंटरवेंशन, एंड सब्सटेंशली का मतलब होता है इजेंशियली या फिर मटीरियली और या फिर इन सब्सटेंशियल मैनर। तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट तभी माना जाएगा जब फॉर्मर सूट के अंदर एक पार्टी द्वारा अलेज किया गया है एंड दूसरी पार्टी द्वारा डिनाइड या एडमिट करा गया है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली। ये था डायरेक्ट रेस जुडिकाटा। दूसरा टाइप आता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो एक्सप्लेनेशन 4 में दिया है। इसका सिंपली ये मीनिंग है कि कोई भी मैटर जिसे ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक बनाया जा सकता था फॉर्मर सूट के अंदर, then it shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। और अगर यहीं पर जो ये ग्राउंड ऑफ अटैक या डिफेंस जो है उस फॉर्मर सूट के अंदर रेज करा गया था, तो उसमें कोर्ट ने जो है वो डिसाइड नहीं किया है अभी, तो फिर वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का है वो ये है कि ये क्लियर करना है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो उनको अपना जो केस है वो फुल केस लेके आना है इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। एक्सप्लेनेशन 5 ये बोलता है कि कोई रिलीफ जो कि क्लेम किया गया है प्लेंट के अंदर और उसे एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया है डिक्री के अंदर, तो फिर इस सेक्शन के पर्पज से वो डीम टू हैव बीन रिफ्यूज्ड माना जाएगा। एंड जिस केस के रिस्पेक्ट में रिलीफ क्लेम किया गया था वो बार हो जाएगा बाय रेस जुडिकेटा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 6 बताता है रिप्रेजेंटेटिव सूट, जहां पार्टीज पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट के लिए रिप्रेजेंटेटिव सूट लाती है, जहाँ पर ऐसे सारे लोग जो हैं इस रिप्रेजेंटेटिव सूट में वो इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं। तो माना जाएगा कि ऐसे ये सारे लोगों ने जो है क्लेम किया है अंडर द पर्सन जो लिटिगेट कर रहा है, सो लिटिगेटिंग, क्योंकि नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी तो नेसेसरी पार्टी तो 1-2 ही होते हैं, 2-3 ही होते हैं, बट उसके अलावा जो और सारे 500,000 कितने भी लोग हो सकते हैं, तो ये सारे जो व्यक्ति होंगे ना, तो माना जाएगा कि इन्होंने भी ये जो है पार्ट लिया है लिटिगेशन में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 7 बात करता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की, जो बताता है कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। यहाँ पर जो रेफरेंसेस वर्ड यूज किया गया है इस सेक्शन के अंदर वो इन फर्दरेंस टू एनी सूट है, इशू है, या फिर प्रीवियस सूट है जो कि प्रोसीडिंग हो सकती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री के लिए। दूसरा हो सकती है क्वेश्चंस अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग्स। तीसरा हो सकता है कि इट शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू एन अर्लियर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। उसके बाद लास्टली एक्सप्लेनेशन 8 बताता है कि कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट। अगर ऐसा एक इशू है जो कि सुना गया है कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के द्वारा एंड वो फाइनली उसने डिसाइड भी कर दिया है ऐसे कोर्ट ने, तो फिर सब्सिक्वेंट सूट जो होगा वो अप्लाई होगा एज अ रेस जुडिकेटा, मतलब सब्सिक्वेंट सूट पे अप्लाई होगा रेस जुडिकेटा, चाहे यहाँ पर कोर्ट जो है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का उसके पास कोई कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है ट्राई करने का सब्सिक्वेंट सूट को। तो अभी हमने पूरा रेस जुडिकाटा पढ़ा, सेक्शन 11 बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ जो हम मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई किस पे होता है ये देख लिया, पर किस पे अप्लाई नहीं होता है, कैसे फॉलोइंग ये जो केसेस हैं इन पे अप्लाई नहीं होता है। मैं बताती हूँ कि जहाँ पर जो केस है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है मेरिट्स के ऊपर, जैसे कि फर्स्टली ले लेते हैं डिसमिसल ऑफ सूट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन के इफेक्ट से कोई सूट जो है डिसमिस हो गया है। दूसरा डिसमिसल ऑफ सूट फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ नहीं आया इसलिए यहाँ पर सूट डिसमिस हो गया है। या फिर डिसमिसल ऑफ सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की वजह से हुआ है।
तो या फिर डिसमिसल हुआ है सूट का बाय द रीजन ऑफ द मिस जॉइंडर या फिर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, मतलब ऑर्डर 1 की केसेस है। दूसरी चीज ये अप्लाई नहीं होता है हैबियस कॉर्पस की पिटीशन पे, आर्टिकल 226 के अंदर भी लगाई जा सकती है, जो कि 32 के अंदर भी लगाई जा सकती है। हाउएवर ये अप्लाई होता है और सारी पिटीशंस पर, बट हैबियस कॉर्पस की पिटीशन पर अप्लाई नहीं होता है। इसके बेसिक इसके केसेस वगैरह हैं, जैसे कि MSM शर्मा वर्सेस डॉक्टर श्री कृष्णा या फिर लालू बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 केसेस हैं जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि 226 आर्टिकल 32 जो है हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है इसके अंडर, वहाँ सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होता है, बट और सारी जो रेड पिटीशन है उस पर अप्लाई होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि एक बार अगर हाई कोर्ट में आपने पिटीशन लगाई है, ठीक है, वहाँ से अगर रिजेक्ट हो गई है तो आप वही चीज़ को सेम सुप्रीम कोर्ट में वही पिटीशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बार बार एडजुडिकेटा हो जाती है। लेकिन हैबियस कॉर्पस की पिटीशन अगर है तो आप ऐसा कर सकते हो, सेम पिटीशन को अगर जैसे हाई कोर्ट ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो पिटीशन लगा सकते हो 32 के तहत। तीसरी चीज़, सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होता है इंटरीम या प्रिलिमिनरी ऑर्डर अगर पास किया गया है कोर्ट के द्वारा तो उस पर। लास्टली, इन केस ऑन मैरिट्स डिसमिसल किया गया है अगर SLP का बाय द सुप्रीम कोर्ट, SLP विच इज स्पेशल लीव पिटीशन का बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर ये रेस जुडिकेटा उस पर अप्लाई नहीं होता है। देयरफॉर अ फ्रेश पिटीशन ऑफ SLP कैन बी इंस्टीट्यूटेड। फाइनली वी हैव डन विद द सेक्शन नंबर 11 ऑफ CPC। बहुत बड़ा था बट बहुत इसेंशियल है, बहुत सब कुछ है जो कि ध्यान में रखने वाली बातें हैं। देन लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 12 और यहीं पर लास्ट करते हैं सेक्शन नंबर 12 पढ़ के, ठीक है। तो 12 क्या बात करता है, बार ऑफ सूट। इसकी एक बार बेयर रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि 2 लाइन का ये सेक्शन है, ठीक है। वेयर अ प्लेंटिफ इज परक्लूडेड by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute in respect of such cause of action in any court to which this code applies। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जहाँ पर प्लेंटिफ को परक्लूड करा गया है, प्रिवेंट किया गया है कि वो फर्दर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन जिसके लिए उसे प्रिवेंट किया गया था, वो एंटाइटल नहीं होगा। ये यहाँ लिखा हुआ है शैल नॉट, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो एंटाइटल नहीं होगा टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट, मतलब उस कॉज ऑफ एक्शन पर किसी कोर्ट में वो, जहाँ पर ये कोड CPC अप्लाई होता है, ऐसे किसी कोर्ट में वो लेके नहीं जा सकता है ऐसे सूट को। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेक्शन नंबर 11। Therefore, we must end the session now. Thank you for watching till the end.